पानीपत का प्रथम युद्ध, जो भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इस युद्ध के बाद से भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। तो आज हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध के बाद से ही भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना हुई। तो इस युद्ध के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे अपने वीडियो में, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं कि इस युद्ध का कारण क्या था। तो इस युद्ध का पहला कारण तो यही था कि बाबर जो है अफ़गानिस्तान का राजा था, वहाँ पर शासन कर रहा था। तो वहाँ पर गरीबी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो वहाँ पर व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए बाबर भारत की अकूत धन संपदा को लूट कर वहाँ ले जाना चाहता था। पहला कारण तो यह हो गया। और दूसरा कारण यह था कि 1517 ईस्वी में जब सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, तो वह एक शक्तिशाली केंद्रीकृत साम्राज्य बनाना चाहता था। केंद्रीकृत साम्राज्य का मतलब है कि वह आसपास के राज्यों को अपने में मिलाकर केंद्र में बैठकर उस पर शासन करना चाहता था। परंतु जो आसपास के राजा थे उससे चिंतित हो गए कि यह क्या कर रहा है। तो उन्होंने उनमें जो अफ़गान थे और राजपूत थे, तो अफ़गानों में जो प्रमुख थे दौलत खान लोदी और राजपूतों में जो प्रमुख थे राणा सांगा, इन्होंने इसका विरोध करना चाहा। डायरेक्टली इन्होंने इसका विरोध नहीं किया, तो इसके लिए उन्होंने बाबर से मदद मांगा। तो बाबर से मदद के लिए 1520-21 में दौलत खान लोदी का एक प्रतिनिधिमंडल तथा इसी समय राणा सांगा का एक प्रतिनिधिमंडल बाबर के पास गया और उनसे मिला। उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और सुझाया कि वह इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर दे, यानी कि तख्ता से हटा दे। क्योंकि बाबर ने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि वह एक निरंकुश राजा है और उसके पास अमीरों का समर्थन भी प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए राजी किया। तो इसी क्रम में बाबर 1525 ईस्वी में जब पेशावर में था, तो उसे पता चला कि दौलत खान लोदी ने पाला बदल लिया है। उसने अपने 30 से 40 हज़ार सेना जमा कर ली है और इसके साथ बाबर के विरोध में खड़ा हो गया है। तो सर्वप्रथम तो बाबर ने दौलत खान लोदी को ही हराया। तब दौलत खान लोदी ने समर्पण कर दिया और क्षमादान मांगा। बाबर ने उसे क्षमा कर दिया। तो इस प्रकार से पंजाब पर बाबर का विजय हो गया और वह पंजाब का स्वामी बन बैठा। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें कि इब्राहिम लोदी और बाबर के सेना कितनी थी, यानी कि किसके पास कितना सैनिक थे, तो इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे, जो उस समय पर्याप्त थे। और वही बात करें बाबर की सेना, तो बाबर की सेना में मात्र 12,000 लोग थे, यानी कि 12,000 लोगों के साथ बाबर भारत की ओर कूच किया था। परंतु बीच में जब उसने पंजाब विजय किया, तो वहाँ से उसके सैनिकों में वृद्धि हुई। तो इस तरह से बाबर की सेना में भी वृद्धि हो गई। परंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से कम ही थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। तो इसी क्रम में बाबर जब भारत पहुंच गया, तो वह अपनी सेना की स्थिति को मजबूत करने के लिए सेना के एक भाग को तो पानीपत नगर में टिका दिया, जहां पर बहुत से मकान वगैरह थे। तो मकान में कुछ सैनिक को टिका दिया और सेना के दूसरे भाग को पेड़ों और डालियों की टहनियों से भरी एक खाई के जरिए सुरक्षा प्रदान की। सामने की ओर उसने गाड़ियों की एक बड़ी संख्या को आपस में बांध दिया और वे एक प्रतिरक्षक दीवार की काम करने लगे। 2 गाड़ियों के बीच वक्ष भीतियाँ बनाई गई, जिन पर सैनिक अपनी बंदूकें टिकाकर गोली चला सकते थे। बाबर ने अपने इस तरीके को उस्मानी या रूमी तरीका कहा। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ अपनी मशहूर जंग में उस्मानियों ने इसका प्रयोग किया था, इसलिए उसने इसे उस्मानी तरीका कहा।
बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक 2 उस्मानी उस्ताद तोपचियों की सेवा भी ली, यानी कि तोप चलाने के लिए उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक 2 उस्मानी उस्तादों की सहायता ली। यद्यपि बारूद का इस्तेमाल भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाबर अपने किताब तुजु के बाबरी में कहता है, यानी कि बाबरनामा में कहता है कि भीड़ा पर हमले के समय उसने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। इस तरह हमें यह मालूम पड़ता है कि पानीपत युद्ध के पहले भी भारत में बारूद का इस्तेमाल तो था, परंतु उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं पता था, यानी कि तोपों में उसका सही इस्तेमाल नहीं पता था, जिसकी शुरुआत बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से किया था। अब बाबर की इस ठोस प्रतिरक्षा प्रणाली का ज्ञान इब्राहिम लोदी को नहीं था। ऐसा लगता है कि इब्राहिम लोदी यह उम्मीद कर रहा था कि बाबर आएगा और गतिशील शैली में युद्ध लड़ेगा, जैसा कि मध्य एशिया वाले आमतौर पर करते थे। अब मध्य एशिया वाले क्या करते थे कि आमतौर पर वे तेज़ी से आगे बढ़ते थे और ज़रूरत पड़ती थी तो पीछे हट जाते थे, तो इस तरह से वह युद्ध करते थे। लेकिन बाबर इसके एकदम विपरीत युद्ध किया। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 7 से 8 दिनों तक युद्ध चला और 7 से 8 दिनों के इस विनाशकारी युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना बुरी तरह से घायल हो गई या फिर नष्ट हो गई। अब बाबर की शक्तिशाली स्थिति को देखकर जो बाकी बचे हुए इब्राहिम लोदी के सैनिक थे वह आगे बढ़ने से हिचकिचाने लगे, परंतु अभी भी इब्राहिम लोदी अपनी सेना को पुनर्गठित कर रहा था। वह ऐसा कर ही रहा था कि बाबर की सेना ने दोनों बाहरी छोर से इब्राहिम लोदी की सेना पर आक्रमण कर दिया और सामने से बाबर के तोपचियों ने आक्रमण कर दिया। तो इस तरह से इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार गया और युद्ध के मैदान में ही इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार दिया, यानी कि इस युद्ध के मैदान में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा राजा है जिसका युद्ध के मैदान में मृत्यु हुआ था। तो यह हमारा हो गया पूरा पानीपत की प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। अब इस युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? और इस युद्ध का यह प्रभाव पड़ा कि भारत में मुग़ल सल्तनत की स्थापना हुई, जो आगे चलकर मुग़ल सल्तनत के अनेक वंशजों ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।